के बारे में, ठीक है जी। अब मजीद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी। इस टॉपिक से पहले थोड़ा सा मैं की पॉइंट बताता रहता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले एडीएच कहाँ पे बनता है? सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस में। फिर ये स्टोर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में। और अगर एग्जाम में आता है कि एडीएच की नेचर क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है, ठीक है। ये 9 अमाइनो एसिड से बना है। कि 9 अमाइनो एसिड से बना है। एडीएच एक्ट ऑन 2 एरियाज। V2 रिसेप्टर पे किडनी के अंदर काम करता है, V1 रिसेप्टर पे ब्लड वेसल में काम करता है। सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच इन द किडनी साइक्लिक एमपी है। सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच इन ब्लड वेसल IP3 है, ठीक है जी। ये मेन चीज आप लोगों को याद रखनी है। एडीएच अगर बॉडी बिल्कुल ना बनाए वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर बनाए लेकिन रिसेप्टर पे काम ना करे वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। द लीडिंग काज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस रिगार्डिंग साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू वो लिथियम ओवरडोज है, और हाइपरकैल्सीमिया है, डिमिक्लोसाइक्लिन है, और जेनेटिक म्यूटेशन भी है, ठीक है। एडीएच अगर बिल्कुल नहीं है तो वो कौन सा ड्रग देंगे? डिस्मोप्रेसिन एसीटेट देंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की है। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन के बारे में लेके इसकी अगर नेचर के बारे में हम बताएं तो ये भी प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है, ठीक है। और जो हार्मोन प्रोटीन नेचर का होता है तो वो अमाइनो एसिड से बना होता है। तो दो हार्मोन विच इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड दे आर कॉल्ड ऑफ प्रोटीन इन नेचर, ठीक है जी। इसमें नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि इसकी जो सिंथेसिस है कि अगर एग्जाम में आ जाए ऑक्सीटोसिन कहाँ पे बनता है? पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। कहाँ पे? पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। और ये भी कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में। तो प्लीज ये क्वेश्चन टेस्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच है, पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये ऑक्सीटोसिन है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें इसकी अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर ये बन जाए तो उसकी स्टोरेज कहाँ पे होगी? स्टोरेज इज अगरिंग इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर ऑक्सीटोसिन की बात हम करें तो उसकी एक्शंस क्या है, ये इसकी फंक्शंस क्या है? ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है कि 95% इसका एक्शन जो है वो फीमेल जेंडर में कॉमन है। मेल जेंडर के अंदर ये बहुत कम रोल प्ले करता है। मेल जेंडर के अंदर ये मूड को रिलैक्स रखता है, और ये जनाब इमोशंस को मेंटेन करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है उसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये इसको जनाब रेगुलेट करता है। लेकिन इसका जो 90% एक्शन है वो किस जेंडर में होता है? फीमेल्स में। तो इट हेल्प इन दी मिल्क इजेक्शन, ये किस में काम करता है? इट हेल्प इन मिल्क इजेक्शन फ्रॉम ब्रेस्ट। ये फीमेल के अंदर ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे 2 बातें गौर से सुने। एक होते हैं मिल्क प्रोडक्शन, उसका नाम है लैक्टोजेनेसिस। मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन काम करता है, लेकिन मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन काम करता है। इन दोनों में फर्क है, फिर से गौर से सुने। इन द ब्रेस्ट ऑफ अ फीमेल मिल्क प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क बनने के बाद इजेक्शन में काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। फिर यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि ऑक्सीटोसिन जो है ये ब्रेस्ट के अंदर फीमेल में किस सेल पे काम करता है? मायो एपिथेलियल सेल्स। कौन से? मायो एपिथेलियल सेल्स। दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट ऑफ अ फीमेल। जब इस पे ऑक्सीटोसिन काम करता है इट विल कंट्रैक्ट, मायो मीन मसल, इसमें मसल्स होती है और वो कंट्रैक्ट होकर मिल्क की इजेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, इट हेल्प इन यूट्राइन कंट्रैक्शन। ये किस में काम करती है? इट हेल्प इन यूट्राइन कंट्रैक्शन। ये फीमेल के अंदर यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। अ फीमेल यूट्रस हैज 3 लेयर्स। सबसे बाहर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम, मिडल वाले को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले को एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम है मसल से बना हुआ लेयर है, उस पर ऑक्सीटोसिन काम करता है और ये यूट्रस को क्या करता है? कंट्रैक्ट। और जितना यूट्रस कंट्रैक्ट होगा उतना डिलीवरी में आसानी होती है। सो इट मेक द डिलीवरी इजियर बाय कंट्रैक्टिंग द यूट्रस, ठीक है जी। और अगर एग्जाम के अंदर आता है कि यूट्रस के अंदर ये किस लेयर पे काम करता है? इट एक्ट ऑन दी मायोमेट्रियम। ये किस पे काम करता है? मायोमेट्रियम, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखने हैं कि ब्रेस्ट से मिल्क की इजेक्शन करना। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि अगर नोट में लेके इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एनएलई 1 के अंदर ये क्वेश्चन आता है, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये वर्ड याद रखें, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ड्यू टू। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो मिल्क इजेक्शन का वर्ड यूज नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट के अंदर ऑलरेडी मिल्क बन चुकी है, अब उसका डाउन आना, नीचे आना, तो ये इजेक्शन है कि प्रोडक्शन है? इजेक्शन है। तो ब्रेस्ट से मिल्क डाउन होना, इजेक्ट होना, ये किसकी हम बात करेंगे? ऑक्सीटोसिन। तो 2 बातें, मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये दोनों वर्ड अगर आ जाए तो द एग्जामिनर विल आस्किंग अबाउट विच हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है जी। तो ये प्लीज याद रखें। मैंने तो एनएलई 1 के जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स की वर्ड आती है कि एक फीमेल है, शी गेव अ बर्थ टू अ बेबी, नाउ शी वांट टू फीड द बेबी,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल हार्मोन विल एक्ट ऑन द ब्रेस्ट सेल टू मिल्क डाउन द रिफ्लेक्स, आंसर विल बी ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी। इसमें अगर आप क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करें, क्लिनिकल रेलिवेंस, तो इसमें आप लोगों को याद रखें कि अगर ऑक्सीटोसिन जो है काम ना करे, इम्पेयर्ड ऑक्सीटोसिन एक्शन, इम्पेयर्ड ऑक्सीटोसिन एक्शन, इट्स मीन कि इफ ऑक्सीटोसिन इफ नॉट प्रेजेंट या नॉट वर्क, तो यहाँ पे लेके नॉट एबल टू फीड बेबी, इसमें याद रखें अगर ऑक्सीटोसिन बॉडी में नहीं है या काम नहीं कर रहा, द मदर विल नॉट एबल टू फीड द बेबी, क्योंकि जो ब्रेस्ट इजेक्शन है वो नहीं होगी। तो जब ब्रेस्ट से मिल्क की इजेक्शन नहीं होगी तो माँ जो है बच्चे को दूध नहीं पिला सकेगी। ठीक है जी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, यूट्रस की कंट्रैक्शन भी नहीं होगी, तो जब नहीं होगी देयर विल बी डिलेड लेबर। क्या होगी? डिलेड लेबर। लेबर में डिलीवरी, हम डिलीवरी की बात करेंगे। अगर पावरफुल कंट्रैक्शन नहीं होगी तो वीक कंट्रैक्शन की वजह से द बेबी विल टेक टाइम टू कम आउट, तो इसका मतलब यह है कि जो लेबर का टाइम है वो प्रोलॉन्ग होगा, देयर विल बी डिलेड लेबर। एक फीमेल है वो कंप्लेंट के साथ आती है, उसका टाइम मुकम्मल हो चुका है, ये बात और से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसकी 39 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उस पर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको कंट्रैक्शन फील नहीं होती। आप उसका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, अगर उसमें बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है, जिसको कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन के बावजूद भी माँ को कंट्रैक्शन फील नहीं होती तो उसको हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन, ताकि यूट्रस को पावरफुल कंट्रैक्ट करे और बच्चे की डिलीवरी को आसान बना दे। तो अगर यूट्रस कंट्रैक्ट कर नहीं रही बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन प्रॉब्लम, तो देयर विल बी डिलेड लेबर। ठीक है जी। तो इसकी जनाब इम्प्रॉपर रिलेवेंस है। एक तो ऑक्सीटोसिन ना होने की वजह से मिल्क की इजेक्शन नहीं होगी, तो द मदर विल नॉट फीड द बेबी, और एक यूट्रस की कंट्रैक्शन नहीं होगी, इट विल टेक मोर टाइम टू गिव बर्थ बाय द मदर टू बेबी, देयर विल बी डिलेड लेबर। और आखिर में एमसीक्यूज के लिए द ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्टपार्टम हिमरेज, ये नाम सुना है कि नहीं? पोस्टपार्टम हिमरेज, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अगर आप लोग न्यू है, रिसेंटली ज्वाइन कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन गायनी। हम किस में पढ़ेंगे? गायनी के अंदर। पीपीएच इज अ वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जामिनर, पोस्टपार्टम हिमरेज। अब इसके बारे में गौर से याद करें कि अगर डिलीवरी के बाद माँ से ज़्यादा खून जो है ना जाता है, उसको हम पोस्टपार्टम हिमरेज कहते हैं। डिलीवरी 2 तरह की होती है, एक सी सेक्शन, एक नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए और सी सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसको पीपीएच कहते हैं। पोस्ट मीन आफ्टर, पार्टम मीन डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद मदर से एक्सेसिव ब्लीडिंग को हम पीपीएच कहते हैं। उसका एक वजह होता है यूट्राइन एटोनी। क्या होता है? यूट्राइन एटोनी। कि जो यूट्रस है, जब प्रेगनेंसी एंड होने वाली होती है तो यूट्रस की साइज क्या होती है? ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो यूट्रस को दोबारा क्या करना पड़ता है? कंट्रैक्ट, ताकि वो अपनी पोजीशन पे आ सके। बाद औकात यूट्रस के अंदर वो कंट्रैक्शन होती नहीं है। टोन्स का मतलब होता है कंट्रैक्शन। अगर डिलीवरी के बाद भी यूट्रस क्या ना करे? कंट्रैक्ट ना करे, तो उसका नाम है यूटराइन एटोनी। ए मीन एब्सेंट। इसके अंदर जो टोन्स है, कंट्रैक्शन है, वो एब्सेंट है। तो यूट्रस बिग रहेगी कि नहीं? और जब यूट्रस बिग रहेगी तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल है वो डायलेट रहेगी, कंट्रैक्ट नहीं होगी, और डायलेटेड ब्लड वेसल से क्या होगी? ब्लीडिंग होगी, एंड दैट विल लीड टू पोस्टपार्टम हिमरेज। हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे यूट्रस को रिलैक्स रखे कि कंट्रैक्ट करे, इसलिए हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। तो एग्जाम के अंदर आता है कि एक फीमेल है, उसकी पोस्टपार्टम हिमोरेज हुई है और उसका वजह यूट्राइन एटोनी है, तो आप कौन सा मेडिसिन देंगे जिससे यूट्रस कंट्रैक्ट करके उसकी ब्लीडिंग को हम कम कर सकते हैं? आंसर विल बी ऑक्सीटोसिन। इसमें हम क्या लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। ठीक है जी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसके बारे में याद रखना चाहिए। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एग्जाम्स। इसके बाद अभी तक हमने 2 हार्मोन डिस्कस किए, एक एडीएच था और एक ऑक्सीटोसिन, और ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के लिहाज से किस लोब में होते हैं? पोस्टीरियर। अब आप लोग हेडिंग दे दे हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो कहाँ से आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से आते हैं। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम उसकी डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे लिखे हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। अब देखिए, इसी को डिस्कस करते हुए याद रखना है द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन, जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा? प्रोलैक्टिन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेके दिस इज अ हार्मोन विच इज फेवरेट फॉर द एग्जामिनर। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में 2-3 बातें करेंगे, बिकॉज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द एग्जाम्स प्रोलैक्टिन के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये करता क्या है? नंबर 1, इट इज
synthesized by एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ये कहाँ पे बनता है? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। नंबर 2, इसके लिए जनाब फंक्शन कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन काम क्या है। नंबर 1, 2-3 काम हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंटली। फर्स्ट वन इज इट हेल्प इन दी मिल्क प्रोडक्शन। ये किसमें काम करती है? मिल्क प्रोडक्शन। इसमें लेके इट हेल्प इन, अब टिपिकल वर्ड लेके, दैट इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। ये किसमें काम करता है? लैक्टोजेनेसिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ये मिल्क बनाने में हेल्प करती है। नंबर 2, इसमें लेके इट इनहिबिट, जब इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है ये इनहिबिट करता है GnRH। किस चीज को? GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अगर आप GnRH को इनहिबिट करेंगे इट विल लीड टू इनहिबिट, ये जो GnRH है इसकी वजह से आगे इनहिबिट होगी FSH एंड LH। FSH इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल के अंदर अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है तो ना FSH बनेगी ना LH बनेगी। फीमेल के अंदर हर मंथ में एक साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसकी 14 डे पे ओवम की रिलीज होती है, ओव्यूलेशन होती है। और ओवम को रिलीज करने में किस हार्मोन का काम होता है? LH हार्मोन। ये भी एग्जाम में आता है कि LH हार्मोन हेल्प इन ओव्यूलेशन। अगर ये दोनों हार्मोन इनहिबिट हो जाए तो फीमेल की मेंसेस नहीं चलेगी, इसीलिए ज़्यादा प्रोलैक्टिन की वजह से एमिनोरिया होता है। क्या होता है? एमिनोरिया। अब ये 2 काम इसके मेन याद रखने हैं। लैक्टोजेनेसिस इसका मेन काम है, और जब इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है ये GnRH को इनहिबिट करके FSH LH की रिलीज को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है जी। अब आते हैं एक पॉइंट की तरफ, यहाँ पे एक क्लिनिकल केस लेके और इस केस के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल केस में आप लोग लेके, ये एक टिपिकल सिनेरियो है कि अ यंग फीमेल presented to the clinic with complaint of galacturia, loss of libido and of amenorrhea. Think of, ठीक है। अब इसको और से देखें, 3 कंप्लेंट इसमें जरूर होंगे। यंग फीमेल विद गैलेक्टूरिया, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट इज कॉल्ड ऑफ गैलेक्टूरिया। जब मिल्क की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इनवॉलेंटरली ब्रेस्ट से खुद मिल्क आना शुरू हो जाए उस केस को क्या कहते हैं? गैलेक्टूरिया। तो अगर किसी को गैलेक्टूरिया वर्ड्स का पता नहीं तो साइड पे लेके एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट इज नोन एज ऑफ गैलेक्टूरिया। तो अगर एक फीमेल है उसको गैलेक्टूरिया है तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, तो लैक्टोजेनेसिस ज़्यादा है। फिर दूसरी बात, उसको लॉस ऑफ लिबिडो है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर है, उसकी सेक्सुअल डिजायर नहीं है और उसको क्या है? एमिनोरिया। तो गौर से सुने, जब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा होता है तो एक तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो देयर विल बी गैलेक्टूरिया। और जब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा GnRH इनहिबिट होगा, तो ना FSH बनेगा ना LH बनेगा। तो जब LH नहीं होगा तो ओव्यूलेशन होगी नहीं होगी, तो देयर विल बी एमिनोरिया। और हार्मोनल इनहिबिशन, हार्मोनल चेंजेस की वजह से देयर विल बी लॉस ऑफ लिबिडो। तो ट्राइएड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें? 1 इज गैलेक्टूरिया, लॉस ऑफ लिबिडो एंड एमिनोरिया। ऑलवेज थिंक अबाउट प्रोलैक्टिनोमा। ये क्या होता है? प्रोलैक्टिनोमा। इट इज अ ट्यूमर कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दैट विल बी नोन एज हाइपर प्रोलैक्टिनोमा या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इन द एग्जाम। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है, एक पेशेंट है उसका प्रोलैक्टिन लेवल क्या है? ज़्यादा है। स्पेशली ये फीमेल की केस में आती है। आपके पास एक फीमेल आती है और वो ये कहती है कि इसकी जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस है और उससे जनाब क्या आ रही है? मिल्क की डिस्चार्ज आ रही है और उसको एमिनोरिया भी है। तो मैंने आप लोगों को गायनी में ये बात बार बार बताई थी, द काज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया रूल्ड आउट प्रेगनेंसी। हम क्या रूल आउट करेंगे? प्रेगनेंसी। इसलिए कहते हैं अगर आप ऐसी पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसमें प्रोलैक्टिन ज़्यादा की सिम्टम है तो सबसे पहले किसको रूल आउट करें? प्रेगनेंसी। इन एवरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया पेशेंट फर्स्ट रूल्ड आउट द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव है, नहीं है, हम फिर तब जाकर प्रोलैक्टिनोमा का सोचते हैं। ठीक है। प्रोलैक्टिन कहाँ पे बनता है? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिनोमा। तो आप लोग ये नीचे लिखें, इट इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन functional tumor of pituitary gland।
पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शनल ट्यूमर है दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिनोमा। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेशेंट है, उसको गैलेक्टूरिया है, लॉस ऑफ लिबिडो है और उसके अंदर एमिनूरिया है। तो सबसे पहले आप किस चीज़ को रूल आउट करेंगे? प्रेगनेंसी। यहाँ पे लेके रूल्ड आउट प्रेगनेंसी फर्स्ट। तो आप लोग को मैंने बताया था हम बीटा एचसीजी कर सकते हैं कि नहीं? बीटा एचसीजी चेक करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर एक फीमेल है वो प्रेगनेंसी नेगेटिव है तो उसके बाद क्या करेंगे? सीरम प्रोलैक्टिन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सीरम सीरम प्रोलैक्टिन। जब हम सीरम प्रोलैक्टिन चेक करते हैं तो बुक वाला कहता है अगर किसी पेशेंट की प्रोलैक्टिन लेवल मोर देन 200 नैनोग्राम पर ml आ जाए, तो जब प्रोलैक्टिन की लेवल किस फिगर को क्रॉस करें? 200, इट कैन कॉज सिम्टम्स। ये क्या कराती है? सिम्टम लाइक गैलेक्टूरिया, एमिनूरिया, ये कराती है। 100 तक प्रोलैक्टिन ठीक है, 100 से 200 तक इसको हाई कहते हैं, लेकिन इतना भी हाई नहीं है कि वो इतने सिम्टम करा सके। तो जब प्रोलैक्टिन की लेवल 200 नैनोग्राम पर ml को क्रॉस करे इट विल लीड टू ट्राइएड। ये फिर क्या कराती है? ट्राइएड। तो आपके जहन में तब आना चाहिए कि मे बी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर उन सेल का ट्यूमर हो जहाँ से क्या रिलीज होती है? प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? शाबाश, कंफर्मेटरी क्या करेंगे? एमआरआई ऑफ द ब्रेन करेंगे। क्या करेंगे? एमआरआई। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हम एमआरआई ऑफ ब्रेन करेंगे इट विल लोकलाइज द ट्यूमर। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्योंकि जो सीटी स्कैन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हर एक ट्यूमर को रीड नहीं कर सकता। तो हम मोस्ट एनहांसिंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द ट्यूमर ऑफ प्रोलैक्टिन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड ऑफ एमआरआई। हम क्या करेंगे? एमआरआई करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखनी है, नीचे लेके नोट में ये चीज जरूर याद रखें कि विच substance in body is, ये सेंटेंस गौर से देखे, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द एग्जाम। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, PIF, इसको क्या कहते हैं? PIF। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? शाबाश। कहते हैं बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर कहा जाता है। इसका मतलब क्या बना जी? इसका मतलब ये बना कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी मौजूदगी में प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा कि कम? कम होगा, क्योंकि वो बंदा चाहता है कि प्रोलैक्टिन में कम करता रहूं, इसलिए उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। उस बंदे का नाम डोपामीन है। क्या चीज है? डोपामीन। एग्जाम के अंदर याद रखे डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। इस डोपामीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसका एक फंक्शन ये है कि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट रखना चाहता है। तो आज के बाद डोपामीन का दूसरा नाम प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी होता है। ठीक है जी। अब एक पेशेंट है, शाबाश, उसको आप लोगों ने डायग्नोज कर दिया, उसको क्या है? प्रोलैक्टिनोमा है। तो आप ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम प्रोलैक्टिन की लेवल को बढ़ाए कि कम करें? कम करें, क्योंकि प्रोलैक्टिन पहले से ज्यादा है। प्रोलैक्टिनोमा के मरीज में प्रोलैक्टिन का लेवल 200 से ज्यादा है और हमारा टारगेट इसको क्या करना है? कम। तो ऐसा ड्रग देंगे जो डोपामीन जैसा काम करे या डोपामीन का उल्टा काम करे? हाँ, डोपामीन जैसा काम करे, क्योंकि डोपामीन का काम प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना है। तो डोपामीन एगोनिस्ट देंगे कि एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट देंगे। तो ये एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा? आंसर इज डोपामीन एगोनिस्ट। हम क्या देंगे? डोपामीन एगोनिस्ट। द मोस्ट कॉमन नाउअडेज इन पाकिस्तान या एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड केबरगुलिन। उसका नाम क्या है? केबरगुलिन। केबरगुलिन इज अ ड्रग विच एक्ट लाइक डोपामीन। और आप लोगों को पता है कि डोपामीन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना है। ठीक है जी। तो केबरगुलिन एक ऐसा ड्रग है, अगर आप ये देंगे ये डोपामीन जैसा काम करेगा और डोपामीन का खुद काम प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना होता है। ठीक है जी। अगर एग्जाम में आप बैठे हैं और एग्जाम के दिन आप लोगों को केबरगुलिन का नाम नहीं दिया गया है, फिर एक और ड्रग जो किस जैसा काम करता है? डोपामीन और प्रोलैक्टिन को काम करता है, जब ये ड्रग अवेलेबल नहीं है तो उसका नाम ब्रोमोक्रिप्टिन है। कौन सा है? ब्रोमोक्रिप्टिन। ये दोनों ड्रग, इनमें से एक मस्ट आता है एग्जाम के अंदर। बोथ आर डोपामीन एगोनिस्ट एंड बोथ आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है जी। 90% लोग इन्हीं ड्रग की वजह से अपनी सिम्टम्स को कंट्रोल रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं अगर आप इनको ये ड्रग भी देंगे फिर भी इनके सिम्टम कम नहीं होते, उनको कहते हैं रेजिस्टेंट केसेस। कौन सी? रेजिस्टेंट केसेस या रिफ्रैक्टरी केसेस। उसमें हम फाइनल सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं? सर्जरी। यहाँ पे लेके द लास्ट वन ऑप्शन वी है सर्जरी। तो सर्जरी हम फर्स्ट लाइन नहीं करते, इट इज ओनली डन इन व्हाट? आंसर इज रिफ्रैक्टरी केसेस। इसके अंदर रिफ्रैक्टरी केसेस। जब पेशेंट को आप मेडिकल ट्रीटमेंट देते रहें
बट स्टिल दे नॉट वर्क प्रॉपरली, तो फिर आखिरकार हम क्या कर सकते हैं, जब रिफ्रैक्टरी केसेस में वी कैन गो फॉर द सर्जरी, हम फिर सर्जरी करते हैं। लेकिन जो सर्जरी है इसके लिए हमें ये देखना है कि बंदा फिट है कि नहीं है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉलर ग्लैंड, ये एक पी साइज मटर के दाने के बराबर होता है और ये स्पिनाइड बोन के अंदर पड़ा होता है। स्पिनाइड बोन इज अ स्कल बोन, इसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है सिला टर्सिका में। तो आप अगर सर्जरी करेंगे इट इज अ चैलेंजिंग सर्जरी, नॉट इजी, लेकिन 90% लोग मेडिकल थेरापी से ठीक हो जाते हैं। बट व्हाट इज द मेडिकल थेरापी फॉर प्रोलैक्टिनोमा, केवरगुलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो प्रोलैक्टिन लेवल जब बॉडी में ज्यादा होते हैं तो उसके 3 निशानी ना भूले, गैलेक्टूरिया, लॉस ऑफ लिबिडो एंड एमिनोरिया। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखें, वी हैव टू थिंक अबाउट सीरम प्रोलैक्टिन शुड बी हाई मोर देन 200। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग ले लें ग्रोथ हार्मोन के बारे में। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। प्रोलैक्टिन के बाद द नेक्स्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, हाँ ओके। ये जो मेडिसिन है ये हम एक टाइम पीरियड तक यूज करते हैं, फिर इसके साथ हम प्रोलैक्टिन की लेवल पे नजर रखते हैं। तो जब एक फीमेल एक टाइम फ्रेम में आती है उसका लेवल भी नॉर्मल हो जाता है और वो बेटर फील करती है, उसकी मेंसेस भी आ जाती है, तो फिर एक टाइम के बाद ये छोड़ देते हैं। लेकिन वी हैव टू, मतलब ये है कि पेशेंट को बार बार देखते हैं, ऐसा ना हो कि ये केस दोबारा उससे रिया करना हो गया, तो उसकी फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, लेकिन ये मेडिसिन तब तक खानी चाहिए जब तक पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइन पे नहीं आती, मतलब जो बेस लाइन है वो अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसी ड्रग के साथ साथ। ठीक है जी, इसमें लिखे इट इज synthesized anterior synthesized by anterior pituitary lobe। ठीक है जी, anterior pituitary lobe, इसका मतलब यह है कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये हम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में मतलब ये बनता है। इट इज आल्सो, इट इज प्रोटीन नेचर हार्मोन, ये भी क्या होता है, प्रोटीन इन नेचर हार्मोन। इसका मतलब यह है कि ये भी प्रोटीन नेचर में होता है, और जो हार्मोन प्रोटीन का होता है वो किससे बना होता है, अमाइनो एसिड। एक बुक ने लिखा है कि ग्रोथ हार्मोन के अंदर 191 अमाइनो एसिड होती है। तो अगर आप ऐसे लिखे कि जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी अगर प्रोटीन नेचर है तो ये 191 अमाइनो एसिड से बना होता है, 191। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो ग्रोथ हार्मोन है इसका मेन काम क्या है, इट इंक्रीज इन द लेंथ वाइज बोन्स, ये बोन्स की लेंथ वाइज ग्रोथ में हेल्प करती है। यहाँ पे इसकी जो एक्शन है ना, फंक्शन, वो आप लोग लिख सकते हैं कि it mainly help in lengthwise growth of, हाँ जी, बोन्स, मतलब बोन्स को लेंथ वाइज ग्रो करने में किसका काम है, ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2, इट इंक्रीजेस ओवरऑल हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब किसी भी बंदे की जो हाइट है उसको बढ़ाने में भी किसका काम होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। नेक्स्ट देखें, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये किस में काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट देखें, इट आल्सो हेल्प इन लाइपोलाइसिस, किसमें, लाइपोलाइसिस, ये लिपिड की लाइसिस करता है। इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन को बनाना और एक्सेसिव फैट को या लिपिड्स को खत्म करना, ये अच्छी बात है कि नहीं, हाँ जी, ये ग्रोथ में काम करता है, बोन को मजबूत बनाता है, लिपिड को बॉडी से निकालता है और प्रोटीन की बिल्डिंग करता है। इस वजह से कुछ बुक्स वाले कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये ब्यूटी हार्मोन इसलिए है, ये आपकी मसल को इंप्रूव करती है बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और ये आपकी जो बॉडी है उससे एक्सेसिव फैट्स की खत्म करती है। लाइपोलाइसिस इज द मैकेनिज्म वेयर वी कैन डिस्ट्रॉय एक्सेस फैट या लिपिड्स इन द बॉडी। लेकिन मेन इसके जो काम है ना वो पहला वाला है कि ओवरऑल हमारी जो बॉडी के अंदर बोन्स है इसकी लेंथ वाइज ग्रोथ में किसका काम होता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है जी, ग्रोथ हार्मोन के बारे में एक क्वेश्चन याद रखें, एग्जाम में आता है कि ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज है वो किस फैशन से होती है। इसमें लिखे एमसीक्यूज के अंदर, इट इज रिलीज इन विच फैशन। एग्जाम में आता है इंटरमिटेंट फैशन, कंटिन्यूअस फैशन, कौन सा, आंसर इज पल्सटाइल फैशन। ये किस में रिलीज होता है, पल्सटाइल। ये कभी ज्यादा रिलीज होता है कभी कम। जब आप पल्स को चेक करते हैं तो इस तरह होता है,
तो मतलब ये पल्स की तरह कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। और ग्रोथ हार्मोन की सबसे ज़्यादा रिलीज इंसान की स्लीप के दौरान होती है। जब हम सोते हैं डीप स्लीप में, द मैक्सिमम हार्मोन रिलीज बाय द बॉडी इज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसलिए कहते हैं इंसान की जो नींद है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेली एक्टिविटी। आपकी नींद पूरी होगी तो आप एनर्जाइज रहेंगे, आपकी नींद पूरी रहेगी तो आपकी हार्मोन स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। इसलिए कहते हैं जो बच्चे इनिशियल साल 2 साल के उम्र में ज़्यादा बच्चा सोता है, इसी वजह से कि उसकी जो ग्रोथ हार्मोन है या जो अदर हार्मोन है उसकी रिलीज बहुत ज़्यादा होती है। तो द मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग द डीप स्लीप। किसके अंदर? डीप स्लीप। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है इसकी जो रिलीज है ना वो पल्सटाइल फैशन में होती है। किस फैशन में? पल्सटाइल फैशन में। मतलब पल्स की तरह कभी ज़्यादा रिलीज होती है कभी कम होती है। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है पॉजिटिव स्टिमुलस। पॉजिटिव स्टिमुलस से मुराद ये है कि वो स्टिमुलस जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज में इंक्रीज आती है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्टिमुलस। अभी मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है फर्स्ट वन इज कॉल्ड डीप स्लीप। किसके दौरान? डीप स्लीप। नंबर 2 एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज है वो पीक पे होती है। यहाँ पे लिखे ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। नंबर 3 growth hormone, a very very important point to remember, is also released when blood sugar level is very low. It increases the sugar level. तो लेके हाइपोग्लाइसीमिया, जब आपकी ब्लड शुगर लेवल क्या होती है? कम होती है, तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? क्या बात? ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोग्लाइसीमिया वो कंडीशन है जिसमें शुगर का लेवल क्या होता है? कम। तो शुगर लेवल कम की वजह से पहला हार्मोन जो रिलीज होता है वो ग्लूकागॉन है। कौन सा है? ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम ग्लूकोज कम करना है, ग्लूकागॉन का काम ग्लूकोज बढ़ाना है। लेकिन ग्लूकागॉन के साथ और हार्मोन भी होते हैं जो ग्लूकोज को बढ़ाने में हेल्प करती है, उनमें से एक ग्रोथ हार्मोन है। तो वैसे ग्रोथ हार्मोन की लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो ग्लूकोज लेवल कम रहेगा कि ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है? ग्लूकोज को बढ़ाना। इसलिए तब रिलीज होता है जब ग्लूकोज कम होता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा होगा कि इंसान को डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसको एंडोक्राइन के लैंग्वेज में डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटोजेनिक, क्योंकि इट कैन काज हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्या कराता है? हाइपरग्लाइसीमिया। फोर्थ नंबर एक और कंडीशन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की जो लेवल है वो बढ़ सकती है, वो स्ट्रेस है। क्योंकि स्ट्रेस के अंदर ग्लूकोज ब्रेन को ज़्यादा चाहिए कि कम? ज़्यादा चाहिए। तो ये ब्रेन की तरफ ग्लूकोज के डिमांड को बढ़ाता है, इसलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। लेकिन स्ट्रेस में ज़्यादातर हार्मोन कार्टिसोल आता है। कौन सा? कार्टिसोल, ग्लूकोकार्टिकाइड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ हार्मोन की लेवल तब भी ज़्यादा बढ़ती है जब इंसान बलूगत में जाता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान इंसान की जो बॉडी शेप है एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे किस हार्मोन की पीक होती है? ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे लेके प्यूबर्टी। तो वन ऑफ द पॉजिटिव स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी इज वन ऑफ द स्टिमुलस टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे नॉलेज के लिए आप लोग के लिए लिखता हूँ इस साइड पे लेके नेगेटिव स्टिमुलस। विच वन? नेगेटिव स्टिमुलस। अब इसका मतलब यह है कि वो बातें जिससे ग्रोथ हार्मोन की रिलीज पे असर मनफी पड़ता है, उसकी लेवल में कमी आती है। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। कौन सा? हाइपर, क्योंकि इसका काम ग्लूकोज को बढ़ाना है। तो जब पहले से ग्लूकोज ज़्यादा है तो फिर ये रिलीज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ये तो रिलीज तब होती है जब ग्लूकोज कम होता है और इसका काम बढ़ाना है। तो जो पहले से ग्लूकोज बड़ा होगा तो उसका कोई काम नहीं है। तो हाइपरग्लाइसीमिया इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, बट हाइपोग्लाइसीमिया स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन। ये याद रखें, ठीक है। नंबर 2 सोमेटोस्टेटिन। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इन द एग्जाम। ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये बॉडी के अंदर एक यूनिवर्सल इनहिबिटर है। सोमेटोस्टेटिन मेक एवरीथिंग स्टैटिक। ये हर एक चीज़ को स्टैटिक बनाता है, खड़ा कर देता है, रोक देता है। चाहे बॉडी में जिस चीज़ की भी जिक्र आए उसको इनहिबिट करने वाला बंदा सोमेटोस्टेटिन होता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल पैथोलॉजिकली क्या हो? ज़्यादा, तो उसको कम रखने के लिए भी हम ऐसा ड्रग देंगे जो किस जैसा काम करे? सोमेटोस्टेटिन। अब स्टीरियोटाइड सोमेटोस्टेटिन एनालॉग होता है। तो सवाल यह है कि जो सोमेटोस्टेटिन है ये ग्रोथ हार्मोन को कम करता है। तो ये पॉजिटिव स्टिमुलस है और ये क्या है? नेगेटिव स्टिमुलस है। अब आते हैं दो काम, इसमें लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विच हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। इसकी मैकेनिज्म पे बात करेंगे। एग्जाम के अंदर आता है कि जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो इसने काम जाकर किस पे करना है? बोन्स पे। और ये कोशिश करता है कि बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ को बढ़ाए। समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे दो बातें और से सुने कि जब ग्रोथ हार्मोन काम करता है उसका एक होता है डायरेक्ट एक्शन। कौन सा? डायरेक्ट एक्शन। और एक होता है इनडायरेक्ट एक्शन। प्लीज ये क्वेश्चन हमसे बार बार वाइवा में भी पूछा गया है।
हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स भी पूछते हैं, वो कहते हैं कि यार ग्रोथ हार्मोन का जो काम है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या दोनों है? इट एक्ट बोथ, ये दोनों पे काम करता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग का अभी थोड़ा सा ब्लड है कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है अभी मैं डिस्कस करूंगा, दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। सवाल ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी। अब गौर से सुनेंगे तो मजा भी आएगा, कंसेप्ट आसान भी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो एंटीरियर लोब है वहां से अगर कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाए? ग्रोथ हार्मोन। फिर ये ब्लड में आएगा और अल्टीमेट ये कोशिश करता है कि इसने जाकर किस पे काम करना है? बोन्स पे काम करना है। समझ रहे कि नहीं? अब गौर से सुने। फिर यहाँ पे हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लीवर है। क्या है? लीवर है। इमेजिन करें कि राइट साइड पे दिस लार्जेस्ट ऑर्गन इज कॉल्ड लीवर, ये आपका लीवर है फॉर एग्जाम्पल। अब ग्रोथ हार्मोन जब ब्लड में आता है तो इन ग्रोथ हार्मोन में से कुछ परसेंटेज जो है ग्रोथ हार्मोन की कहाँ पे जाना शुरू करती है? लीवर में। और ग्रोथ हार्मोन रीच द लीवर बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। और कुछ ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के जरिए कहाँ पे जाती है? बोन पे। एंडोक्राइन में याद रखें, जो हार्मोन जहाँ पे काम करता है उसको टारगेट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टारगेट। तो वी कैन से ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली एक्ट ऑन द टारगेट एरिया, और कुछ ग्रोथ हार्मोन टारगेट एरिया की वजह कहाँ पे जाती है? दैट इज लीवर। लीवर के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन आता है तो लीवर इसको कन्वर्ट करती है एक और फॉर्म में, उसका नाम सोमेटोमेडिन है। क्या है? सोमेटोमेडिन। अब ये ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करेगी कि कम करेगी? शाबाश, लोग इसको गलत करते हैं। ऊपर है सोमेटोस्टेटिन और ये है सोमेटोमेडिन, ठीक है, इसमें फर्क है। तो सोमेटोमेडिन जो है इट इज मेड फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन। ये किससे बना है? ग्रोथ हार्मोन। इसका एक और नाम है, एग्जाम के अंदर बार बार यही आता है, इसका नाम है IGF-1। इसको क्या कहते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। याद रखें। अभी मैंने जो MRCP एग्जाम दिया है ना उसमें क्वेश्चन आया था। अभी मैं बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे आया था और आप लोगों ने इसको कैसे, और ये इस CK2 में अंदर लिखा है, तो आप लोगों ने इसको कैसे याद करना है और से सुने। पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन दिए थे 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें 50% ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली कहाँ पे चले गए? बोन में। 50% कहाँ पे चले गए? लीवर में। कन्वर्ट हो गए सोमेटोमेडिन में या IGF-1 में। अब ये जो IGF-1 है या सोमेटोमेडिन है, ये फिर आकर किस पे काम करने लग जाता है? बोन पे। अब गौर से सुने, मेरे फॉर एग्जाम्पल पास एक बाल है, मेरे पास दो बाल है, और वहां पे सामने दीवार में उस बाल को रखने के लिए दो जगह बने हैं। एक बाल में खुद लेके जाता हूँ उस जगह पे रखता हूँ, और एक बाल में इसी को देता हूँ और ये जाकर उधर रख लेता है। तो दोनों का काम सेम है क्या डिफरेंट है? सब सेम है। टारगेट दोनों बालों को उधर पहुंचाना है, चाहे मैं खुद ले जाऊँ चाहे इसको लेके जाऊँ। समझ रहे कि नहीं? फिर फर्क क्या बना? मैं खुद क्यों नहीं जाता ताकि उसको ले जाता हूँ? इसका वजह यह है कि मैं जो बाल हाथ में रखता हूँ मेरी कैपेबिलिटी 5 मिनट की है, और ये हाथ में रखने की कैपेबिलिटी 20 मिनट की है। ये ज्यादा देर तक बाल को अपने हाथ में रोक सकता है, मैं कम टाइम के लिए रोक सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, और ये कंसेप्ट सीखना MBBS है सही तरीके से। ये चीज आप लोग को किताब पढ़ना आसान है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन 50% डायरेक्ट बोन पे चला गया, 50% लीवर में जाकर क्या बन गया? IGF-1 या सोमेटोमेडिन। और फिर IGF-1 आकर किस पे काम करने लगा? और इन IGF-1 के अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है वो कहाँ से आई है? ग्रोथ हार्मोन से। तो ये भी वो काम करेगा जो ग्रोथ हार्मोन चाहता है। तो मतलब काम अल्टीमेट किधर पे आता है? बोन पे। लेकिन एक डायरेक्ट खुद ग्रोथ हार्मोन करता है, और एक ग्रोथ हार्मोन खुद से क्या बनाता है? IGF-1 की तरीके से करता है। तो जो काम ग्रोथ हार्मोन खुद किस पे कर रहा है तो उसका नाम है डायरेक्ट एक्शन, और वो काम जो ग्रोथ हार्मोन बोन से करवाता है किसके जरिए? IGF-1, तो उसको इनडायरेक्ट एक्शन कहते हैं। अब समझ गए? अब सवाल यह है फायदा क्या है? फायदे को देखें। दिस ग्रोथ हार्मोन हैज शॉर्ट हाफ लाइफ। इसकी क्या है? शॉर्ट हाफ लाइफ। इसका मतलब यह है ये जब खुद काम करेगा तो कम वक्त के लिए करेगा, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत क्या है? शॉर्ट है। ये आएगा काम करके खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा? IGF-1, इट विल स्टे इन द बोन फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पे लेके लॉन्ग हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ क्या है? तो फायदा है कि नहीं? ये बात MCQ है। ग्रोथ हार्मोन अगर अपने आप से IGF-1 बनाए तो वो भी तो काम वही ग्रोथ हार्मोन का करेगा, लेकिन ज्यादा देर तक करेगा तो बॉडी के लिए अच्छी बात है कि नहीं? और जब ज्यादा देर तक बोन पे काम करेगा तो बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ में ज्यादा अच्छी खासी इंक्रीज आएगी कि नहीं जाएगी? एंड दैट इज गुड फॉर द बॉडी। तो एग्जाम में ये चीज गौर से सुने कि IGF-1 का सीरम में आना इनडायरेक्टली किसका सीरम में आना है? ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि IGF-1 तो बना ग्रोथ हार्मोन से है, लेकिन IGF-1 बनने का फायदा यह है इट विल एक्ट इन द बोन फॉर लॉन्गर टाइम, एंड दैट विल एक्ट लाइक द ग्रोथ हार्मोन एक्ट ऑन द बोन। समझ रहे कि नहीं? तो ग्रोथ हार्मोन खुद भी काम कर सकता है बोन पे,
और अपने आप से IGF-1 बना के भी काम कर सकता है। तो डायरेक्ट एक्शन भी है और इनडायरेक्ट एक्शन भी है। यहाँ तक जो नहीं समझा वो बताइए शाबाश। एनी क्वेश्चन इन दिस एरिया बताए, मैं फिर आगे इसकी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। शाबाश। एनीवन जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई वो पूछे, तो फिर आगे चलते हैं। शाबाश। इस तरह आप ब्लड ना रखें कंसेप्ट को, क्योंकि आगे हमने इसके ऊपर कुछ केस पढ़नी है और वो केस इससे ही हल हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है जी? चले अब इसमें एक और चीज़, यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। कौन से? ओस्टियोब्लास्ट। उसी को एक्टिवेट करके बोन की मेच्योरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम की MCQ की तरफ, और से सुने। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो मैं अभी आखिर में बताने लगा हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसकी ग्रोथ हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है प्यूबर्टी से पहले, और कुछ लोगों में प्यूबर्टी के बाद। ये MCQ आता है यहाँ पे। लेकिन नोट में कि अगर फॉर एग्जांपल इफ ग्रोथ हार्मोन इज हाई, अगर किसी का ग्रोथ हार्मोन लेवल हाई है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर देखें आफ्टर प्यूबर्टी सॉरी या बिफोर प्यूबर्टी, दोनों में फर्क है। ठीक है जी। एनीवन कैन गेस? इफ ग्रोथ हार्मोन इज वेरी हाई इन अ पेशेंट पैथोलॉजिकली, लेकिन उसकी प्यूबर्टी गुजर चुकी है आफ्टर प्यूबर्टी, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम एक्रोमेगेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोमेगेली। ये नाम सुना है? दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ओके। इसने एक वर्ड बोला है मार्फन सिंड्रोम, उसकी तरफ भी आऊंगा। ठीक है, वो हम अलग डिस्कस करते हैं। ये अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। मार्फन सिंड्रोम इज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें इंसान जो है वो लेंथ वाइज लॉन्ग होता है। ठीक है। अब गौर से सुने, उसमें उसकी उंगलियां आर्म स्पेन भी लॉन्ग होती है, लेकिन उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी होते हैं, लंग्स के नीमोथोरैक्स वगैरह के रिस्क होते हैं, और इसकी लेंस डिस्लोकेशन होती है। मार्फन सिंड्रोम का बंदा टाल होता है। तो मैंने बताया था लेंस भी ऊपर जाते हैं, अपवर्ड डिस्लोकेशन ऑफ लेंस होती है, याद है कि नहीं? लेकिन एक्रोमेगेली के अंदर गौर से सुने, जो बोन है ना, बोन, मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा और आप लोग इसका आंसर खुद करें। दिस द बोन फॉर एग्जांपल, हाँ जी, बोन का ये वाला एरिया एपिफाइसिस है। क्या है? ये क्या है? डायफाइसिस, और यहाँ पे मेटाफाइसिस है। ये बोन के अंदर एक एरिया होता है, इस एरिया का नाम है ग्रोथ कार्टिलेज। कौन सा? ग्रोथ कार्टिलेज। हमारे जितने भी बोन्स है उसके अंदर ग्रोथ कार्टिलेज होता है। उस ग्रोथ कार्टिलेज को जो भी एक्टिवेट करता है ये बोन को बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन ये जो ग्रोथ कार्टिलेज है ना, ये एक वक्त के बाद क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्यूज। इस तरह हो जाता है। कब? प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी के बाद से मुराद किस साल की उम्र में? 22 से 25 साल की उम्र में। और बहुत से सुने, जब आपने ग्रोथ कार्टिलेज को क्या किया? फ्यूज किया, उसके बाद लेंथ वाइज ग्रोथ में इजाफा हो सकता है? हाँ, नो, क्योंकि बोन को लेंथ वाइज बढ़ाने के लिए ग्रोथ कार्टिलेज का होना जरूरी है। जब ये फ्यूज हो गया तो फिर लेंथ वाइज बोन ग्रो नहीं करेगा। अगर उसके बाद जब ये क्या है? फ्यूज है, 22 ईयर्स, मैंने एग्जैक्टली बताया है। किताब आसानी के लिए किसका वर्ड यूज करती है? प्यूबर्टी। 18 साल, मिसाल 16-18 साल से पहले ये फ्यूज नहीं होता, बाद में क्या हो जाता है? फ्यूज। तो आफ्टर प्यूबर्टी का मतलब फ्यूज है कि नहीं है? फ्यूज है। तो जब ये फ्यूज है तो जिस बंदे की बॉडी शेप है वो तो बन गई है प्यूबर्टी तक, उसके बाद अगर उसमें किस चीज का लेवल ज्यादा हो जाए तो ये तो चाहेगा कि ये बढ़ाए, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। तो लेंथ वाइज बोन बढ़ेगी कि वेट वाइज? वेट वाइज बढ़ेगी। लेंथ वाइज हो तो हाइट पे कोई असर पड़ेगा? जब लेंथ वाइज चीज नहीं जाएगी तो हाइट पे असर पड़ेगा। तो एक्रोमेगेली में हाइट पे असर हो, लेकिन मार्फन सिंड्रोम का बंदा टाल होता है। अब इसमें ये फर्क है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए चीज में क्लियर करवाने जा रहा था। ये जो एक्रोमेगेली है ना, नो लेंथ वाइज इंक्रीज, समझ रहे कि नहीं? इसके अंदर लेंथ वाइज बोन के अंदर इंक्रीज हो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ कार्टिलेज क्या है? फ्यूज है। लेकिन इंक्रीज वेट वाइज, ऐसा तो हो सकता है क्या नहीं? इंक्रीज वेट वाइज ग्रोथ। इस पेशेंट की जो बोन है ना, अगर ये इस तरफ नहीं जाती, इस तरफ फिर जाती है, तो इस तरफ जाने से आप लोगों को क्या खबर? नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन कैसे आता है? ये वाला जो बोन है ना, ये वाला, ये ऊपर जाएगा कि बाहर की तरफ? बाहर। ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये बाहर। इसको कहते हैं फ्रंटल बोसिंग। क्या कहते हैं? फ्रंटल बोसिंग। तो ऐसा बंदा जो प्यूबर्टी तक ठीक था, लेकिन अब उसकी जो फ्रंटल बोन है ना, ये वाला, ये बाहर की तरफ आना शुरू हो गया है। दैट इज वेट वाइज इंक्रीज इन द बोन, फ्रंटल बोसिंग। यहाँ पे कौन से बोन होते हैं? रेस्ट में कार्पल बोन। इसी कार्पल बोन के अंदर से एक नर्व जाती है, मीडियन नर्व। कौन सी? मीडियन। ये बोन अगर बढ़ जाए वेट वाइज,
तो टनल के अंदर नर्व कंप्रेस हो सकती है कि नहीं, तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकती है। तो एक्रोमेगेली के अंदर CTS कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकती है। पता है इसका एक MCQ आता है कि एक बंदा है, वो कह रहा है कि पिछले 2 साल से मुझे लग रहा है कि जो वॉच वो पहन रहा था वो अब उस पर टाइट होता जा रहा है। तो जब आपकी बोन की वेट वाइज इंक्रीज होती है तो जो घड़ी है उसमें टाइटनेस आएगी कि नहीं। तो ऐसा बंदा जो क्लास में टाइटनेस फील करे और फ्रंटल बोन बाहर की तरफ आना शुरू करे तो मे भी उसका कौन सा हार्मोन ज्यादा हो, ग्रोथ हार्मोन। लेकिन प्यूबर्टी से पहले के बाद में इट द क्लू टुवर्ड एक्रोमेगेली। इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल बढ़ जाए किससे पहले, प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी से पहले का मतलब ये जो ग्रोथ कार्टिलेज है अभी तक फ्यूजो नहीं है, उस कंडीशन को गाइगेंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइगेंटिज्म। ठीक है, दैट इज गाइगेंटिज्म। तो गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली में फर्क आना चाहिए। एक ग्रोथ हार्मोन की लेवल ज्यादा होना प्यूबर्टी से पहले की बात है, और एक ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना प्यूबर्टी के बाद की बात है। ये बंदा जब आएगा क्लिनिक में गाइगेंटिज्म का, तो ये टाल होगा कि नहीं, ये टाल होगा। तो इसमें देखे टाल इन नेचर, टाल इन नेचर, ठीक है। और इसमें लेके नो वेट वाइज इंक्रीज, इसमें बोन की जो इंक्रीज है वो लेंथ वाइज होगी, वेट वाइज हो नहीं होगी। तो लेंथ वाइज इंक्रीज इन बोन, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी, ये लेंथ वाइज ग्रो करेगा, वेट वाइज हो नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ग्रोथ कार्टिलेज जो है वो फ्यूज हो नहीं है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रोथ हार्मोन की लेवल, एक बढ़ना प्यूबर्टी से पहले और एक बढ़ना प्यूबर्टी के बाद। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो क्या है, वो क्वेश्चन आप लोग गौर से लेके, और ये NRE 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत क्लू भी सीख सके ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम। इसमें लेके अ मिडिल एज male came to the clinic with complaint of tightness in watch around the wrist joint, frontal bruising suspected for acromegaly। समझ रहे, acromegaly। investigation shows increase IGF-1। हाँ जी, increase, what is the next best step? Option A growth hormone, option B somatomedin, option C glucose suppression test, और ऑप्शन डी सोमाटोस्टेटिन। खबर, अब इसको गौर से सुने और एक एक में आप लोगों में से एक एक से पूछता हूँ इसका आंसर क्या है। वन टाइम अ पर्सन कैन गिव द आंसर, विल नॉट चेंज अगेन। टेक 30 सेकंड टाइम एंड रीड इट प्रॉपरली। इसमें मैंने क्या पूछा है और पेशेंट में है क्या चीज। सिंपल सी ट्रिक ये है, पेशेंट को जो फीचर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर वो सस्पेक्ट कर रहा है कि मे भी पेशेंट के अंदर एक्रोमेगेली है। ठीक है, फिर उससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेक किया तो उसका IGF-1 क्या है, रेज है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप उसका ग्रोथ हार्मोन चेक करेंगे कि मे भी ये ज़्यादा हो, आप इसका सोमेटोमेडिन चेक करेंगे, ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट करेंगे, या सोमेटोस्टेटिन करेंगे। शाबाश, हाँ क्या करेंगे, जो कहते ए वाला है कोई, हाँ ए ए ठीक है, ए कहते ए। नेक्स्ट बी, जो कहते बी करेंगे, बी ऑप्शन 1 2 3। सी वाले और डी टोमेटो स्टेटिन। चले जी, डी हम इसलिए नहीं करते हैं ना, और से सुने, यहाँ पे है कि सस्पेक्टेड फॉर एक्रोमेगेली। इसका मतलब यह है कि स्टिल वी डू नॉट कंफर्म दैट केस। इफ यू डू नॉट कंफर्म द केस, हाउ यू कैन ट्रीट द केस। ये बात नहीं समझे आप लोग।
सोमेटोस्टेटिन का काम ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना है कि कम करना है, और वो तो हम तब करेंगे जब पहले से पता हो कि एक्रोमेगेली है। तो ट्रीटमेंट तब करेंगे जब पहले डायग्नोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे केस जो है सस्पेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। तो बेस्ट स्टेप का मतलब यह है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन रियल में बढ़े है कि नहीं है। तो डी वाले तो नहीं है, ए वाले था कोई, हाँ आप थे। ग्रोथ हार्मोन हम डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि उसकी हाफ लाइफ क्या है, शार्ट है। तो शार्ट हाफ लाइफ पे हम बिलीव हो नहीं कर सकते, समझ रहे क्या नहीं। तो बिकॉज ऑफ शार्ट हाफ लाइफ डू नॉट गो टू डायरेक्टली चेक द ग्रोथ हार्मोन इन द ब्लड। तो ये भी तो निकल गया, देखे ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया है। अब इन दोनों में खेल है। जिसने कहा था सोमेटोमेडिन, वो कौन थे, सोमेटोमेडिन वाले ज्यादा। अब डॉक्टर साहब किसने, ग्लूकोज सप्रेशन, हाँ बी या सी, बी। सोमेटोमेडिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन जब किधर जाता है, लीवर में, तो किस में कन्वर्ट होता है, सोमेटोमेडिन में, जिसका दूसरा नाम क्या है, तो IGF-1 तो पहले इंक्रीज है, तो इसका दूसरा नाम है सिर्फ ये दोबारा क्यों चेक करेंगे, क्योंकि सोमेटोमेडिन का दूसरा नाम IGF-1 है, वो पहले से बता रहे IGF-1 क्या है, ज्यादा है, तो फिर दोबारा इसका फॉर्म चेक करना कोई बनता है, नहीं बनता है। तो देखे अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या करेंगे। इफ यू रूल्ड आउट ऑल द थिंग, ये नहीं बनता तो ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट करेंगे। ये रिसेंटली हमें क्वेश्चन में आया था। अब ये कैसे करते हैं, इसका गौर से सुने। आप लोग पॉजिटिव स्टिमुलस की तरफ जाए, उसमें एक है हाइपोग्लाइसीमिया, क्या है, हाइपो, गौर से सुने। ग्रोथ हार्मोन जब बॉडी में ज्यादा होता है ना, और आप सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को क्या है, गौर से सुने, गौर से, एक्रोमेगेली, और एग्जामिनर ने बता दिया कि उसका कौन सा लेवल ज्यादा है, तो आप फिर बंदे को ग्लूकोज खिलाए, क्या खिलाए। तो जब आप ग्लूकोज बाहर से देंगे किसी बंदे को, पेशेंट को, तो आप उसका सीरम ग्लूकोज क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब ग्लूकोज आप बढ़ाएंगे तो होना चाहिए कि नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, कम, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम ग्लूकोज हो बढ़ाना है। तो जब आप बाहर से बढ़ा रहे हैं तो ऑलरेडी आप बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ताकि ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए। लेकिन अगर आप ग्लूकोज बढ़ाने के बावजूद भी ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो ना हो, तो फिर फिजियोलॉजिकल इंक्रीज है कि पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल है, वो फिर डेफिनेट जो है एक्रोमेगेली होता है। अब समझ गए क्या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि IGF-1 के बाद हम ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट करते हैं। इफ यू गिव ग्लूकोज, नॉर्मली होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, सप्रेस, लेकिन ग्लूकोज देने के बाद भी अगर सप्रेस ना हो जाए तो फिर उसकी पैथोलॉजिकल लेवल क्या है, इंक्रीज है, और वो फिर किसकी तरफ क्लू दे रही है, एक्रोमेगेली की तरफ क्लू दे रही है। अब इस पे कुछ समझ गए कि नहीं। दिस इज द बेस्ट वे टू डायग्नोज एक्रोमेगेली, और ये बहुत कम लोग आंसर करते हैं। हाँ जी, और ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा था और यही क्वेश्चन रहता। हाँ जी ठीक है ना, आता है इस तरह की चीजें, तो कल को आप लोग एग्जाम में आता, और ये CK2 के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, फिर पहले वो करेंगे, फिर IGF-1 करेंगे, वो क्लू देगी तो हम ग्लूकोज की तरफ जाएंगे फिर, ठीक है जी। लेकिन ज्यादातर वो बताते हैं कि IGF-1 ज्यादा है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे फिर जो है एक्रोमेगेली के मरीज में क्या करेंगे, तो इसका आंसर होता है जनाब ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट होता है। इन लोगों ने देखे लैब में क्या लिखा है, जहां पे एक चीज आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिस इज द क्वेश्चन दे विल आस्क यू मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम। ये लोग पढ़ते हैं ना, लोग कहते हैं यार CK2 पढ़े पास हो जाएंगे, एक होते पढ़ना और एक होते समझना। यहाँ पे डायग्नोस क्या लिखा है, IGF-1 लेवल इंक्रीज विद एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली के अंदर यूजुअली IGF-1 क्या होता है, क्योंकि IGF-1 ग्रोथ हार्मोन से बना है और एक्रोमेगेली में ग्रोथ हार्मोन। और अगर आप लोग देखें ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में आता है, पहले क्या, कंफर्म द डायग्नोसिस विद, ये क्या लिखा है, ये वर्ड सुने, क्या लिखा है, कंफर्म करे, कब, किससे, ओरल ग्लूकोज सप्रेशन से। कि जब IGF-1 ज्यादा होता है तो फिर कंफर्मेटरी नेक्स्ट स्टेप हमेशा ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट होता है। इसको हम कहते हैं OGGT, क्या कहते हैं, OGGT, ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट, ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे ये वर्ड मैटर करता है कि कहते हैं कंफर्म करे ओरल ग्लूकोज सप्रेशन, क्या लिखा है, ग्रोथ हार्मोन लेवल विल रिमेन एलिवेटेड डिस्पाइट बावजूद ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन। होना चाहिए कि ग्लूकोज देने से ग्रोथ हार्मोन कम हो, लेकिन पैथोलॉजिकल ज्यादा है तो उसका नहीं सुनेगा, तो ग्लूकोज देने के बाद भी उसका लेवल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और आप वाला क्वेश्चन, ये आप वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये आप खुद पढ़े, इधर क्या लिखा है, ग्रोथ हार्मोन इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट। इसका मतलब यह है कि इसकी हाफ लाइफ इतनी कम है, ये हम टेस्ट में कभी नहीं लिखते, समझ गए कि नहीं। तो याद रखिए जो ग्रोथ हार्मोन है ये हम नहीं चेक करते डायरेक्ट, आप लोगों ने क्या करना है, ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट करने हैं। अब याद रहेगा कि नहीं। अब लेके ट्रीटमेंट, एक्रोमेगेली हो या गाइगेंटिज्म हो, तो इसकी जनाब फिर ट्रीटमेंट क्या है, हम फिर ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे हम ग्रोथ हार्मोन की लेवल को क्या करें, कम कर सकें। यहाँ पे लेके ट्रीटमेंट में लेके ट्रीटमेंट नंबर 1,
अक्टीरियोटाइड, क्या देंगे, अक्टीरियो, इसका नाम है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। मैंने आप लोगों को बताया था सोमेटोस्टेटिन इन यूनिवर्सल इनहिबिटर, तो ऐसा चीज देंगे जो सोमेटोस्टेटिन जैसा काम करे, और उस पर हम किस चीज की लेवल को इनहिबिट करें, ग्रोथ हार्मोन, उस ड्रग का नाम अक्टीरियोटाइड है। एक और चीज में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये पता ना हो, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक ड्रग आता है, उसका नाम है पेगवीसोमांट, ये लेके, ये भी आता है पेगवीसोमांट, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। अब इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, और से सुने। अ पेशेंट इज डायग्नोज फॉर एक्रोमेगेली, हाँ जी, एक मरीज है, उसकी डायग्नोज क्या हो गई, एक्रोमेगेली, और से सुने, एंड दैट पेशेंट रिसीविंग अ ड्रग विच वाज पेगवीसोमांट, ये ड्रग वो ले रहा है और उसकी वजह से उसकी अच्छी खासी सिम्टम में कमी आ रही है। नाउ दिस ड्रग एक्ट बाय विच मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ऑप्शन बी आईजीएफ की मॉडिफिकेशन करता है। इस तरह क्वेश्चन आता है। ये जो पेगवीसोमांट है, इसका काम ग्रोथ हार्मोन की रिलीज या सिंथेसिस के साथ नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन को टारगेट एरिया पे काम करने से रोकता है। तो इट इज ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका मतलब यह है कि ये ग्रोथ हार्मोन की जो रिसेप्टर है ना, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर क्या है, एंटागोनिस्ट है। हम लिख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर ब्लॉकर है, समझ रहे कि नहीं। तो पेगवीसोमांट जो है वो क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन को रिसेप्टर पे काम करने नहीं देता, जब वो काम नहीं करेगा तो उसकी सिम्टम भी नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो पेगवीसोमांट जो है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और दूसरी बात याद रखें, जो अक्टीरियोटाइड है ना, ये एनालॉग है, ये ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है, ये इनहिबिशन करता है रिलीज को, और ये रिसेप्टर पे काम करने से रोकता है। दोनों की वजह से काफी हद तक ग्रोथ हार्मोन की जो लेवल है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और एक और चीज, अगर एक पेशेंट है, उसको आप ये मेडिसिन देते रहे लेकिन उस पर वो काम ना करता चला, तो फिर क्या करेंगे, हाँ जी, आखिर में रेजिस्टेंट केसेस में सर्जरी, और उस सर्जरी का नाम एग्जाम में आता है, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, ट्रांसपीनेडल रिसेक्शन। क्या करेंगे, ट्रांसपीनेडल रिसेक्शन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ स्फीनॉइड बोन, तो स्फीनॉइड बोन्स के थ्रू हम जाकर ग्रोथ हार्मोन की जो ट्यूमर है उसको रिमूव करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीनेडल सर्जिकल रिसेक्शन कहते हैं। और आखिर में लेके, अगर एक पेशेंट है, उसकी डेथ हो जाती है एक्रोमेगेली की वजह से, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन लेके कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, किस वजह से, कार्डियोवास्कुलर, इन लोगों के अंदर एमआईज वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डेथ के चांसेस एक्रोमेगेली में क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो इन लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा है, शाबाश, वो स्टेटमेंट सुने, लिखा है कि ऑलवेज मेजर इनिशियली IGF-1, इनिशियली मेजर ऑलवेज IGF-1, बट टू कंफर्म गो फॉर ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट। तो इसका मतलब यह है, एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि एक्रोमेगेली है, व्हाट यू शुड डू फर्स्ट इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, तो आप IGF-1 लिखेंगे, लेकिन IGF-1 दिया है, कंफर्म कैसे करेंगे, बेस्ट स्टेप, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या करेंगे, ग्लूकोज सप्रेशन चेक करेंगे, समझ गए कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन है। एक पेशेंट है, आप उसको ड्रग दे रहे हैं जिससे आप ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को खत्म करें, अक्टीरियोटाइड है, या ऐसा ड्रग जो ग्रोथ हार्मोन की रिसेप्टर को ब्लॉक करे, वो पेगवीसोमांट है, क्लियर है। ये सारे इसके मेडिसिन है, और अगर ये हम मेडिकली ट्रीट करें बट दे डू नॉट शो एनी एक्शन, देन ट्रांसपीनेडल सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। सो दीज आर द वे हाउ वी कैन डील द ग्रोथ हार्मोन। बस से आगे बढ़े, चलो बस कर इंशाल्लाह। कल से फिर एक क्लास मेडिसिन की होगी और एक सर्जरी की होगी। सर्जरी कुछ रहती है तो इंशाल्लाह कवर करके फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, क्लास की टाइमिंग ये वाली